बुलेटिन में 24 के साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के इलाज के लिए एक और मेडिकल बोर्ड बना और नतीजा फिर वही आ गया। छठे मेडिकल बोर्ड ने भी मियां नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी तजवीज़ कर दी। कायद नून लीग ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। हुकूमत का कहना है कि मियां नवाज शरीफ जहां चाहेंगे इलाज कराएंगे। एक और मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया, लेकिन नतीजा वही रहा। इस मेडिकल बोर्ड ने भी मियां नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी तजवीज़ कर दी। मियां नवाज शरीफ को दिल की तकलीफ है, सबने मान लिया। डॉक्टर्स ने टेस्ट किए, नताइज आए, इलाज तजवीज़ किया गया, लेकिन इलाज ना हुआ। एक के बाद दूसरा मेडिकल बोर्ड बना और नतीजा वही आया कि साबिक वज़ीर आज़म की एंजियोग्राफी करना होगी, इलाज भी दिल के अस्पताल में होगा। हुकूमत को 5 मेडिकल बोर्ड्स की रिपोर्ट्स पर भी यकीन ना आया तो उसने छठा मेडिकल बोर्ड बना दिया, जिसने भी नून लीग के कायद की एंजियोग्राफी तजवीज़ कर दी। फर्क सिर्फ ये पड़ा कि इस बार मियां नवाज शरीफ के जाती मौलिज भी मेडिकल बोर्ड के साथ थे। इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में उनकी वालिदा शमीम बेगम, भाई शहबाज शरीफ और बेटी मरियम नवाज ने मुलाकात की, जिसमें मियां नवाज शरीफ को अस्पताल जाने के लिए मनाने की कोशिश की गई, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब हुकूमत को हिदायत की कि नवाज शरीफ को इलाज की बेहतरीन सहूलियात दी जाएं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब की ये हदायत कि फौरी तौर के ऊपर उनको जो भी इलाज की सहूलत होनी चाहिए वो उनको मैसर होनी चाहिए। एक तो वो पंजाब हुकूमत को करवे की गई है। दूसरी जानिब वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि नून लीग मियां नवाज शरीफ के इलाज के मामले में ताउन नहीं कर रही। अगर एक मरीज जो है वो अपना इलाज नहीं करवाना चाहते तो कैसे जबरदस्ती करे। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ने मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और कहा कि साबिक वज़ीर आज़म चाहें तो लंदन में मौजूद अपने डॉक्टर्स को भी पाकिस्तान बुला सकते हैं। पंजाब हुकूमत मियां नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत करने से बाज नहीं आई। तमाम रिपोर्ट्स चीख चीख कर कह रही हैं कि साबिक वज़ीर आज़म को दिल का आर्जा लाहक है। डॉक्टर्स ने भी उनकी एंजियोग्राफी तजवीज़ कर दी। ताहम तर्जुमान पंजाब हुकूमत कहते हैं कि नवाज शरीफ की सेहत ठीक है। एक बार फिर से सियासत की जा रही है मियां नवाज शरीफ की सेहत पर। तमाम रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म को दिल का आर्जा लाहक है और डॉक्टर्स ने एंजियोग्राफी भी तजवीज़ कर दी है। ताहम पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ की सेहत ठीक है। एक सीनियर सहाफ़ी ने भी नवाज शरीफ से मुलाकात की है और सीनियर सहाफ़ी जिन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की 24 न्यूज़ ने पता लगा लिया है तर्जुमाने पंजाब हुकूमत के साथ नवाज शरीफ से मुलाकात करने वाले सीनियर सहाफ़ी कौन थे। 24 न्यूज़ ने पता लगा लिया है। मुजीबुर रहमान शामी साहब जिन्होंने मुलाकात की है नवाज शरीफ से, तर्जुमाने पंजाब हुकूमत के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करेंगे। शामी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाएगा आपकी मुलाकात हुई मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, कैसी सेहत है उनकी और क्या कहते हैं वो, अस्पताल जाने के हवाले से कोई बात हो सकी? वालेकुम अस्सलाम और शुक्रिया। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत जो है वो कोई बेहतर नहीं है। वो दिल के एक पुराने मरीज हैं और इस वक्त उनको उस इलाज की ज़रूरत है। जितने भी मेडिकल बोर्ड बने हैं और जिन डॉक्टर्स ने भी उनका मुआयना किया है वो समझते हैं कि उनका जो दिल है उसका अच्छी तरह उसकी निगहदाश्त होनी चाहिए और कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत हो तो वो भी करनी चाहिए। और वो किडनी जो है उनकी वो भी एक दबाव में है और इसके साथ वो डायबिटीज अभी उनको लाहक है। तो ये इसमें तो कोई शुबा नहीं है ना कि वो उनकी तबीयत जो है वो ख़राब है और उनको एक मुनासिब इलाज की ज़रूरत है। और उनका ख्याल ये है कि जो अस्पताल में जब गुज़श्ता कई हफ्ते में उनको कई अस्पतालों में ले जाया गया वो और वहाँ उनको रखा गया और कोई मुनासिब इलाज सहूलतें मुझे नहीं थी, ना ही उनका कोई इलाज किया जा सका। तो इसलिए वो जो किसी सरकारी अस्पताल पर उनका कोई एतमाद नहीं है कि वहाँ तसल्ली के मुताबिक उनका ठीक है। मुजीबुर रहमान शामी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिंध असम्बली में ओपोजिशन जमातों में दरार पड़ गई और इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया।
PTI अरकान ने MMA रुकन असम्बली सैयद अब्दुल रशीद पर हमले की कोशिश की, हाथापाई हुई और पीपल्स पार्टी के अरकान ने अब्दुल रशीद को हिसार कर लिया। आजाद नोहरियो की रिपोर्ट देखिए। सिंध असम्बली का इजलास शुरू होते ही PTI के अरकान ने असम्बली कवायद की धज्जियां उड़ा दी। आप इस कुर्सी पे बैठने से पहले हमें बताइए कि वो पैसे आपके हैं या किसी और के हैं। ये आप पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं मुझ पे, नहीं कर रहा, ठीक है। मैं इतना बताऊं कि ऑल दैट बैठे उसकी इंटेग्रिटी आपने मुझ पे पर्सनल अटैक किए। स्पीकर सिंध असम्बली ने कहा, आप मुझ पर जाती हमले कर रहे हो, अल्लाह पाक ही आपको देखेगा। अल्लाह की डिक्टेशन लेता हूं मैं, किसी की डिक्टेशन नहीं लेता, ना मैं किसी से डरता हूं। आप लोग जो मेरे साथ कर रहे हो, पर्सनल अटैक्स कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, वो आगे चल के अल्लाह आपको पहुंचेगा। इजलास में मुत्तहिदा मजलिस अमल के रुकन अब्दुल रशीद ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी के खिलाफ तहरीक इस्तेकाक ऐवान में पेश की तो PTI के अरकान उन पर चढ़ दौड़े। पीपल्स पार्टी के अरकान भी पहुंचे अब्दुल रशीद की बेंच पर और हुकूमती अरकान के हिसार में अब्दुल रशीद ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। अपोजिशन के के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं और सैयद अब्दुल रशीद MMA पे इन्होंने इल्जाम लगाया कि ये PP के बगल बच्चा है। अपोजिशन लीडर ने ऐवान में हमारी पार्टी, हमारी असेंबली के इस्तेकाक और आवाम के मैंडेट की तौहीन की है। स्पीकर सिंध असम्बली ने भी रूलिंग दी, कहा ये बदमाशी नहीं चलेगी। बड़े अफसोस की बात है, हाउस में बदमाशी नहीं चलेगी। ये कोई तरीक़ेकार है? आपने फ्लोर दिया, वो बात कर रहे थे तो यहाँ कुछ अपोजिशन के मेंबर्स ने उनका जबरदस्ती माइक बंद किया, उनका माइक छीना। स्पीकर सिंध असम्बली ने मुत्तहिदा मजलिस अमल के रुकन अब्दुल रशीद की तहरीक इस्तेकाक पर रुकने सिंध असम्बली गुलाम कादिर चांडियो की सरबराही में खुसूसी कमेटी तश्कील देकर तहरीक इस्तेकाक कमेटी के सुपुर्द कर दी। भारत में इंतहा पसंद आपे से बाहर आ गए। अन्ना हजारे के साथ ही लिबरल रहनुमा प्रशांत भूषण पर इंतहा पसंदों ने हमला कर दिया और उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। भूषण का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भारतीय हुकूमत को आईना दिखाया था। भारत में इंतहा पसंद आपे से बाहर आ गए। अन्ना हजारे के साथ ही लिबरल रहनुमा प्रशांत भूषण पर इंतहा पसंदों ने हमला कर दिया और उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। भूषण का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भारतीय हुकूमत को आईना दिखाया था। तो भारत में इंतहा पसंद आपे से बाहर हैं। लखनऊ में इंतहा पसंद ने ड्राई फ्रूट बेचने वाले 2 कश्मीरियों को शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। इंतहा पसंदों ने कश्मीरी नौजवानों को डंडों से पीटा। मकामी लोगों ने कश्मीरियों की जान बचाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही शदीद तनकीद शुरू हो गई तो भारतीय पुलिस ने एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स के मुताबिक वो विश्वा हिंदू दल का सदर है। लखनऊ का यह वाकया है जहां पर इंतहा पसंदों ने ड्राई फ्रूट बेचने वाले 2 कश्मीरियों को शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। इंतहा पसंदों ने कश्मीरी नौजवानों को डंडों से पीटा। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय वजीर की भी 2 नंबरी पकड़ी गई। भारतीय वजीर गिरिराज सिंह ने बालाकोट में तबाही दिखाने के लिए जाली तस्वीर का इस्तेमाल किया, जिसे बरतानवी नशियाती इदारे BBC ने बेनकाब कर दिया। भारतीय वजीर चंदलिया गिरिराज सिंह की एक ट्वीट वायरल हुई जिसमें बालाकोट में भारतीय फजाइया की कार्रवाई से होने वाले मुबैना नुकसान की तस्वीर दिखाई गई थी। वजीर ने अपनी ट्वीट में लिखा कि ये तस्वीर वाज़ेह तौर पर दिखा रही हैं कि इंडियन फजाइया ने पाकिस्तान में दहशत गर्दों के तरबियती कैंप को तबाह कर दिया। इन तस्वीर को हजारों अफराद ने शेयर किया और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
BBC की तहकीक के दौरान इन तस्वीर को जब गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च की मदद से जांचा गया तो मालूम हुआ कि मुबैना तौर पर हमले के बाद का मंजर दिखाने वाली तस्वीर इंटरनेट पर इस कार्रवाई से बरसों पहले से मौजूद है। ये तस्वीर ज़ूम अर्थ नामी वेबसाइट से ली गई, जो कि नासा और माइक्रोसॉफ्ट बिंग मैप्स की मदद से नक्शाजात की सैटेलाइट इमेज दिखाती है। इस वेबसाइट के बानी पाल नायो हैं जो लंदन में क़याम पजीर हैं। इन तस्वीर के बारे में BBC से बात करते हुए उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली मज़कूरा तस्वीर बहुत पुरानी है। ये वो हक़ाइक़ हैं जिनसे गिरिराज सिंह और टीवी चैनल के दावों पर वो सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब अब तक सामने नहीं आया। और बीजेपी के रहनुमा और मारूफ अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा भी मोदी सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए। शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि मोदी सरकार मैदान में आए और बालाकोट हमले के सबूत फराहम करे। तमाशा खत्म किया जाए, सरकार क्यों बालाकोट हमले के सबूत देने से कतरा रही है? अगर कुछ बातें देश की जनता जानना चाहती है जिसका कोई और अर्थ न निकाला जाए, और जबकि तरह तरह की बातें हमारे सरकार के भी कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली अलग अलग भाषाएं बात कर रहे हैं, कोई कहता है 350, कोई 300, कोई 500, ये क्या तमाशा है? अगर ये जानकारी कुछ लोग जानना चाहते हैं, ना सिर्फ विपक्ष बल्कि पूरा देश अगर जानना चाहता है और अगर आप बता ही देंगे तो मैं समझता हूँ देश की जनता का भी हौसला अफजाई होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस DGISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के अज़्म का इजहार किया गया। कॉन्फ्रेंस में जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने फोर्सेस की कारकर्दगी और हौसले को सराहा। उनका कहना था कि जारहियत की सूरत में मादरे वतन का दिफा किया जाएगा। पाक फौज मुल्क की दिफा के लिए चौकस और तैयार है। ताकत का इस्तेमाल रियासत का इस्तेहकाक रहेगा। खतरा या रुकावट पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती। FATF के जनरल कमेटी इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। आज कल अदम तंजीमों को खतरनाक तरीन करार देने का फैसला किया गया है। इन तंजीमों में कल अदम, जमात उद दावा, FIF, लश्कर तैयबा, दाइश, अलकायदा, जैश मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क और तहरीक तालिबान पाकिस्तान शामिल हैं। स्टेट बैंक मशकूक तरसीलात और SECP हर इदारे की असर-ए-नौ असेसमेंट करेगा। FATF सिफारिशात पर अमल दरामद की रिपोर्ट 24 मार्च तक तैयार करने की हिदायत की गई, जो 25 मार्च को एशिया पैसिफिक ग्रुप को पेश की जाएगी। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या ना निकालने का फैसला मई में किया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कल अदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुख्तलिफ ऑपरेशंस में अब तक 121 अफराद को हिफाजती हिरासत में लिया गया है। मुल्क भर से सरकारी तहवील में लिए गए मदारिस, स्कूल, हस्पताल और डिस्पेंसरियों का इंतजाम सूबाई हुकूमतों के सपुर्द कर दिया गया। वजारत दाखिला से जारी होने वाले एलामिये के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान के तहत मुल्क भर में कलअदम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अब तक की जाने वाली कार्रवाइयों में 121 अफराद को हिफाजती तहवील में लिया गया है। वजारत दाखिला के एलामिये में बताया गया है कि मुल्क भर में 182 मदारिस, 34 स्कूलों कॉलेजेस, 5 हस्पताल, 163 डिस्पेंसरियां और 184 एम्बुलेंसेज सरकारी तहवील में ली गई हैं। एलामिये में कहा गया कि वजारत दाखिला ने तहवील में लिए गए इदारों का इंतजाम सूबाई हुकूमतों के सपुर्द कर दिया है। कलअदम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन नेशनल एक्शन प्लान 2014 का हिस्सा है। नेशनल एक्शन प्लान 2014 के तहत वजारत दाखिला सूबाई हुकूमतों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मौसर राबते में है। रॉ और NDS एक बार फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मुतहर्रिक करने के लिए सरगर्म हो गए। भारतीय तैयारे गिराने का बदला लेने के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान को टास्क सौंप दिया गया है। जराये के मुताबिक 28 फरवरी को कंधार में रॉ, NDS और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान अहम मुलाकात हुई, जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर मौलवी मोहम्मद नबी उर्फ तोर मुल्ला शामिल थे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मुतहर्रिक करने के लिए रॉ और NDS सरगर्म हो गए हैं।
بھارتی طیارے گرانے کا بدلہ لینے کے لیے تحریک طالبان پاکستان کو ٹاسک سونپ دیا گیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 28 فروری کو قندھار میں NDS اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان اہم ملاقات ہوئی، جس میں تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈر مولوی محمد نبی عرف طور ملا شامل تھے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ PTI حکومت میں پاور سیکٹر کے گردشی قرضوں میں ہر روز 1 ارب 27 کروڑ 70 لاکھ روپے اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم لیوی کم کرنے کی بجائے اس میں بھی اضافہ کر دیا، اور یہی نہیں، حکومت نے کار لابی کو خوش کرنے کے لیے نان فائلرز کو 50 لاکھ روپے تک کی مقامی گاڑی خریدنے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ قومی اسمبلی میں نماز پڑھنے پر JUI اور نون لیگ کے ارکان کے خلاف PTI نے قرارداد جمع کرا دی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ غلط سمت اور نامناسب جگہ پر نماز کی ادائیگی سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ کعبہ رخ بتائے جانے کے باوجود دوسری طرف منہ کر کے نماز ادا کی گئی۔ نماز کی ادائیگی کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس میں مسجد موجود ہونے کے باوجود نامناسب جگہ پر نماز پڑھی گئی۔ بھارتی قید میں ایک اور پاکستانی شہری جاں بحق ہو گیا۔ 62 سالہ محمد اعظم امرتسر کے گرو نانک دیو ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ محمد اعظم کو غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے کے جرم میں سزا ہوئی، جو 2016 میں مکمل ہو گئی، لیکن محمد اعظم کی رہائی ممکن نہ ہو سکی۔ سربراہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی شیخ اختر حسین کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ وزارت صحت نے ایڈیشنل ڈائریکٹر عاصم رؤف کو ECO ڈریپ کی ذمہ داریاں سونپ دی ہیں۔ عارف رؤف تاحکم ثانی بطور سربراہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کام کریں گے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے ملک گیر 11 کارروائیوں کے دوران 3000 کلو گرام سے زائد منشیات برآمد کر لی۔ کارروائیوں کے دوران 12 ملزم گرفتار کیے گئے۔ ترجمان ANF کے مطابق برآمد منشیات کی مالیت 2 ارب 24 کروڑ 30 لاکھ روپے ہے۔ منشیات میں 3045 کلو گرام چرس، 4.8 کلو گرام افیون، 1.69 کلو گرام ہیروئن، 7.32 کلو گرام میتھ ایمفیٹامائن، 900 گرام ایمفیٹامائن شامل ہے۔ صحت کے دشمنوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ لاہور میں لائے جانے والے جعلی دودھ کے 4 ٹرک پکڑ لیے۔ کیمیکل اور پاؤڈر سے بنا 15,000 جعلی دودھ تلف کر دیا گیا۔ جعلی دودھ قصور سے تیار کر کے لاہور لایا جا رہا تھا، جبکہ ڈرائیورز کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ کک باکسنگ میں پاکستان کو ایک اور بڑی کامیابی مل گئی۔ ایران میں ہونے والے ورلڈ کپ کک باکسنگ چیمپئن شپ میں مرد و خواتین کے مقابلوں میں پاکستان کک باکسنگ فیڈریشن کے کھلاڑی 6 گولڈ، 1 سلور اور 3 برونز میڈلز جیتنے میں کامیاب رہے۔ گولڈ میڈل جیتنے والوں میں 3 خواتین اور 3 مرد کھلاڑی بھی شامل ہیں۔ سندھ حکومت کراچی کے شہریوں کو مفت ایمبولینس سروس فراہم کرے گی۔ سندھ حکومت اور امن فاؤنڈیشن کے درمیان مریضوں کو مفت سروس فراہم کرنے کا معاہدہ ہو گیا۔ معاہدے کے تحت امن فاؤنڈیشن مریضوں سے کوئی معاوضہ وصول نہیں کرے گی۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ 24 نیوز